Hello students, welcome to history class. In our previous video, we saw about so many happenings took place in France up to 1791. Now today, in this video, I'll tell you about the situations of France after 1791. Louis XVI. This is the image of Louis XVI. He signed the constitution and granted permission to National Assembly to draft a constitution for France, and that constitution limited the power of Louis XVI. This thing was actually not liked by Louis XVI. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, कैसे नेशनल असेंबली बनी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया, कैसे इंसिडेंट ऑफ ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट हुआ और लोगों ने विद्रोह किया, रिवोल्ट किया लुई XVI के खिलाफ, और फाइनली लुई XVI signed the constitution. But actually he did not like to do so. क्यों? क्योंकि उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया था. And this was the main objective of the National Assembly, to limit the power of the monarch. फिर हमने देखा कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेंच सिटीजन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स. अब 1791 के में कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करने के बाद लुई XVI चूंकि हैप्पी नहीं था, तो जो फ्रांस में पॉलिटिकल सिचुएशन थी दैट वाज वेरी टेंस्ड, बहुत तनावपूर्ण माहौल चल रहा था. लुई XVI ने क्या किया कि he entered into a secret negotiations. नेगोशिएशन का मतलब म्यूचुअल टॉक, और ये सीक्रेट था, मतलब बहुत ही शांत तरीके से चोरी छुपे लुई XVI ने क्या किया, किंग ऑफ प्रशा के साथ एक बातचीत की, नेगोशिएशन किया. क्यों नेगोशिएशन किया? क्योंकि फ्रांस में जो ये सीरियली इंसिडेंट्स हो रहे थे ना 1789 में, और कॉन्टिन्यूसली होते जा रहे थे, यूरोप के जो अदर नेबरिंग कंट्रीज थी, जो फ्रांस के नेबर में थी, फ्रांस के जो पड़ोसी राज्य थे, उनके मन में चिंता के भाव आ रहे थे. दे ऑल वर वरीड, वो बहुत ज्यादा चिंतित थे. अब आपको लगेगा कि वो क्यों चिंतित थे, पावर तो लुई XVI की लिमिट हुई है. तो मैं बताती हूँ उनकी चिंता का विषय क्या था. चिंता का विषय उनका ये था कि फ्रांस में लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई, लुई XVI ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने दिया, और अब लुई XVI एज अ कॉन्स्टिट्यूशन रूल कर रहे थे. ठीक. अब इन नेबरिंग कंट्रीज को ये मन में डर हुआ कि अगर ऐसी ही प्रैक्टिस चलती रही फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि उनके देश के जो लोग हैं, उनके राज्य की जो जनता है, वो भी तो अपने राजाओं से ऐसी ही डिमांड करेगी. उनके मन में भी तो एक आएगी कि अगर फ्रांस का राजा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रूल कर सकता है, तो हमारे राजा ऐसा क्यों नहीं कर सकते. तो ऐसी सोच आने के बाद क्या किया इन्होंने, लुई XVI को सपोर्ट करने की कोशिश की, और लुई XVI से वादा किया कि वो फ्रांस पे अटैक करके नेशनल असेंबली को डिफीट दे देंगे, और फाइनली फिर लुई XVI क्या करेगा, पावर को रिज्यूम कर लेगा. ऐसी सीक्रेट प्लानिंग तय हुई लुई XVI और उनके नेबरिंग कंट्रीज जो थे, प्रशा उसमें इंपॉर्टेंट है, उसके साथ. आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी.
कि क्यों अदर नेबरिंग कंट्रीज के लिए चिंता का विषय था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब लुईस 16 ने सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली और इन लोगों ने डिसाइड किया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशा के रूलर्स ने, कि वो लुईस 16 के फेवर में फ्रांस के ऊपर अटैक करेंगे। अब इससे पहले कि ये कुछ करते, ये मतलब लुईस 16 और उनके जो सपोर्टर्स थे वो कोई इनिशिएटिव लेते, उसके पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने वोटिंग कराई और ऑस्ट्रिया और प्रशा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। भाई इन्हें भी तो थोड़ी बहुत भनक लग गई होगी ना कि राजा हमारे खिलाफ कुछ भी गलत कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रशा के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और इस लड़ाई में हिस्सेदारी के लिए थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स कौन होते हैं, सेल्फ सर्विस के लिए जो रेडी होते हैं, उन्हें मतलब कंपेल नहीं करते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है। तो इन वॉलंटियर्स ने अपने प्रोविंसेस से निकल करके और आर्मी को ज्वाइन करने की इच्छा जताई। क्यों ऐसा, क्यों इतना उत्साह, क्यों इतनी ज्यादा एंथुजियाज्म इस लड़ाई को लेकर? बिकॉज दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। ये जो लड़ाई थी ये देशों के बीच लड़ाई नहीं थी, ये जो लड़ाई थी वो प्रिंसिपल्स की लड़ाई थी, ये जो लड़ाई थी ये आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, ये जो लड़ाई थी ये कॉमन पीपल वर्सेस एरिस्टोक्रेट्स की लड़ाई थी, सिद्धांतों की लड़ाई थी। और इसलिए कॉमन पीपल इसमें हर हाल में जीतना चाहता था। इतनी ज्यादा देशभक्ति की भावना प्रबल हो चुकी थी उनके दिल और दिमाग में कि पोएट रॉगेट डी ने जो एक सॉन्ग कंपोज किया था मर्सलेज के नाम से, उस सॉन्ग को इन्होंने गाना शुरू किया ताकि जो अदर फ्रेंच पीपल हैं उनके मन में भी पैट्रियोटिज्म इमर्ज हो जाए। और फर्स्ट टाइम दिस सॉन्ग वाज संग बाय वॉलंटियर्स। पहली बार कब गाया उन्होंने, बीच में थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे पहली बार हमारे देश में वंदे मातरम कब गाया गया, ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। वंदे मातरम गा करके लोगों के मन में अपने देश के प्रति सम्मान की भावना को जगाने का प्रयास किया गया। वैसे ही यहाँ पर जो फ्रेंच वॉलंटियर्स थे उन्होंने मर्सेलेज को गाया। और मर्सेल्स जो है एक जगह का नाम है, आप दोनों की स्पेलिंग को ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, आपकी नीचे से सेकेंड लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है मर्सेल्स, दिस इज द नेम ऑफ प्लेस। और जो ऊपर में लिखा हुआ है मर्सेलेज, वो सॉन्ग था। और उस सॉन्ग का नाम मर्सेलेज इसलिए पड़ा क्योंकि ये वॉलंटियर्स जो हैं मर्सेल्स से पेरिस की तरफ आगे बढ़ रहे थे इस सॉन्ग को गाते हुए और देशभक्ति की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए। और आज जो मर्सेलेज है इट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये तो हमने देखा कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी फ्रांस में आफ्टर 1791 और कैसे सीक्रेट नेगोशिएशंस हुए बिटवीन लुईस 16 एंड ऑस्ट्रिया एंड प्रशा, और कैसे नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। और ये जो वॉर था दैट वाज बिटवीन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन में लोगों के मन में रॉयल फैमिली के प्रति एक डिससेटिस्फैक्शन था, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के प्रति असंतोष की भावना थी। और अब फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी थी। लोग पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने लगे थे, क्लब्स बनाने लगे थे ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज डिसाइड कर सकें। तो कौन कौन से क्लब बने, कैसे बने, मेंबरशिप क्या थी, कौन उसमें प्रोमिनेंट पोजीशन पे था, अबाउट ऑल दीज वी विल डिस्कस इन डिटेल in our next video. Thank you.